तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ये है आपकी उत्तराखंड पेपर 2, उत्तराखंड जो मेंस का पेपर 2 है उसकी क्लास 4। ठीक है, 3 क्लास हम देख चुके हैं, आज हम देखने वाले चौथी क्लास। ठीक है, हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हमारा यहाँ तक हो गया था, कल मृदा तक। आज हम जो हमारा हिमनद, झीलें और जलवायु परिवर्तन का जो टॉपिक है, इन तीनों को एक साथ हम कंपाइल करके देखने वाले हैं आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, किस तरीके से आपको इन तीनों टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हिमनद हो गया आपका, झीलें होगी, जबकि जलवायु परिवर्तन हो गया। इन तीनों टॉपिक को अलग देखेंगे। पहले हम हिमनद देखेंगे, उसके बाद झीलें, और फिर आपका जो जलवायु परिवर्तन है उसको हम देखने वाले। ठीक है, तो हिमनद में हम क्या देखेंगे, एक बेसिक कंट्रोल देखेंगे, हिमनद क्या है, उसके प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, चुनौती क्या क्या है इनके सामने, और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है, इस संबंध में हमें थोड़ा सा इनको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका बिना लेट किए इंट्रो। ठीक है, तो इंट्रो की बात की जाए तो इंट्रो में हम ये देखेंगे कि आपका जो हिमनद वाला आपका ये टॉपिक है ना, आपका जो ग्लेशियर वाला टॉपिक है आपका, ये आपका एक्चुअल में जो है आपका जो ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है वहां से जुड़ा है। इसके साथ आपका जो पर्यावरण का सेगमेंट आपका हो गया उसमें जुड़ा है। आपका जो आपदा प्रबंधन वाला एरिया है, टॉपिक है, उसमें भी आपका ये जुड़ा हुआ है। उसके लिए भी आपका ये क्रिटिकल आपका होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका मतलब जो हमने आपको ऊपर देखा हिम्मत क्या है उन सबके बारे में, और किस तरीके से उनकी महत्व चुनौतियाँ और जो बाकी चीजें उसको लेके किस तरीके से आपके सवाल मुख्य परीक्षा में आपके बन सकते हैं, उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपका कि इसका हिम्मत एक्चुअल में है क्या। अगर हम बात करें हिमनद, ठीक है, हिमनद क्या है, देखिए हम ग्लेशियर की आप मतलब डेफिनेशन देखेंगे किस तरीके से समझेंगे। तो जो हिमनद या जो ग्लेशियर आपके हैं वो एक विशाल आपका क्या होता है, एक विशाल बर्फ है आपका। ठीक है, एक विशाल बर्फ है। ठीक है, और जो इस सालों से जमी जो बर्फ होती है वो हिमपात से आपकी बनती है। ठीक है, वहाँ का तापमान बहुत न्यून रहता है, वो एक बर्फ मतलब सालों साल तक वो जमी रहती है अपने ठंडे कम आपके तापमान के चक्कर से, उसके चक्कर से। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण आपका बढ़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो गया, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया, तो इनकी जो गति है आपकी वो 1 से 2 मीटर प्रतिदिन आपकी वो बढ़ती है। 1 से 2 मीटर प्रतिदिन आपकी इनकी जो गति होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जो जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, तो इनसे इनकी पिघलने की गति जो थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, पिघलने के जो क्षेत्र इसका जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई आप जब देखोगे तो 4000 से देखिए और 6000 मीटर तक की जो ऊंचाई आपकी हुई, यहाँ पर तापमान कम होता है, तो यहाँ जो बर्फ वगैरह जम जाती है, इस चक्कर से आपका जो हिमनदों का निर्माण होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगला इसमें हम देखेंगे, तो अगला आप जब देखोगे तो अगर हम बात करेंगे तो हिमनद की बात की जाए तो इसमें आपके दो टाइप के हिमनद आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपका होता है जो घाटी हिमनद, ठीक है, और अगला आपको देखने को मिलता है जैसे कि आपके जो सर्क हिमनद आपका जो होता है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। तो एक हो गया आपका घाटी हिमनद, आपका दूसरा आपका हो गया सर्क हिमनद। ठीक है, जो घाटी हिमनद के आप समझोगे तो इसमें जो है जो लंबी जो घाटी होती है उसमें जो बहने वाले जो ग्लेशियर टाइप के होते हैं वो लंबे लंबे ग्लेशियर इसमें आपके शामिल होते हैं। उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो घाटी ग्लेशियर का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, सर्क जो ग्लेशियर आपके होते हैं वो छोटे होंगे, थोड़ा गोलाकार या उस टाइप के होंगे। तो जो कपनी ग्लेशियर है आपका वो सर्क का जो हिमनद है, सर्क ग्लेशियर है, उसका आपका एग्जाम्पल है। और ये आपको जो हिमालय प्लेट वगैरह है उसमें आपके पाए जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और अलग से आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना है कि उत्तराखंड में जो आपका है लगभग 1290, आप एवरेज आप मान लो कि 1300 आपका जो लगभग आपके हैं ग्लेशियर है। और ये क्या करते हैं ग्लेशियर कि राज्य की आपकी जो लगभग 5 से 6% की जो भूमि है उसको ये कवर करते हैं। ठीक है, साथ ही ये हिम्मत क्या है, ये हिम्मत आपकी जो है ये हिमालय की जो जलवायु है आपकी, इस हिमालय की जलवायु को भी आपके नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि आपकी जो ये हिमनद जो हिमालय की जो जलवायु है, एक तो ये हिमालय की ही जलवायु है उसको नियंत्रित कर रहे हैं भाई, उसका काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, तो जो ये राज्य की आपकी जो भू आकृति है, राज्य की जो आपकी भू आकृति है उत्तराखंड की, उसको भी एक आकार देने का काम भी क्या करती है आपकी जो आपका ये ग्लेशियर है वो करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि भाई ये क्या है, किस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, प्रमुख अब इसके आपके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण किस किस तरीके से कौन कौन से ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका जो गंगोत्री ग्लेशियर हो गया उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, कफनी ग्लेशियर आपको हो गया उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है तो आपको पता है भाई कि उत्तरकाशी में आपका स्थित है, इसकी लंबाई आपको पता है कि 30 किलोमीटर लंबा है। गंगा का ये उद्गम स्थान आप यहाँ देख सकते हो। यमुनोत्री का जो हिम्मत है आपका
उसमें यमुना नदी का स्रोत आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा आपका जो मिलम ग्लेशियर है, ये मिलम आप देख सकते हो, मिलम हो गया, उसमें पिथौरागढ़ में आपका गौरी नदी का स्रोत है, 16 किलोमीटर का लंबा इसमें ट्रैक है, ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको जो प्रमुख प्रमुख आपके ग्लेशियर है उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। दो चार प्रमुख जो ग्लेशियर आपके बड़े बड़े जो चर्चा में रहे उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप ग्लेशियर के बारे में लिख रहे हो तो उनका आप एग्जाम्पल कोट कर सकें, ठीक है। अब चमोली जिले का जो आपका पिंडारी ग्लेशियर है उसके बारे में देखिए, अगर पिंडारी ग्लेशियर के बारे में, तो पिंडारी ग्लेशियर में आप देखोगे तो उसका स्रोत आपका जो है पिंडर नदी का स्रोत ही है आपका, ठीक है। 3 किलोमीटर इसका लंबा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका जो क्षेत्र है आपको थोड़ा सा कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। कफनी ग्लेशियर आपने देखा तो आपका वो कुमाऊं में आपने देखा, उसका आपने देखा, ये छोटा है लेकिन इसमें क्या है, जैव विविधता से आपका भारी मात्रा में आपका ये भरा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और राज्य की जो प्रमुख आपकी नदियां हैं उसका 70 से 80% का पानी जो आपका इन्हीं ग्लेशियर से आपकी पूर्ति वगैरह होती है, और जो आपके उत्तराखंड की जो जल व्यवस्था है उसका भी आपको समझने में उसके लिए आपके महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाते हैं, इस संबंध में थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम देख सकते हैं महत्व के संदर्भ में कि भाई इनका महत्व क्या है, किनका, ग्लेशियरों का। तो इनका आप जब महत्व डालोगे तो आपको पता है कि इनका महत्व भाई बहुआयामी है आपका, मल्टी डायमेंशन का महत्व आपको मिलता है। सबसे पहले आप जल संसाधन के रूप में इनका महत्व रखोगे, ठीक है। जल संसाधन, तो उत्तराखंड की जो आपकी नदियां हैं, उत्तराखंड की जो आपकी नदियां हैं, तो नदियों का भाई ये मुख्य स्रोत है आपका। नदियों का कोट करोगे आप, गंगा जी का कोट करोगे, यमुना का कोट करोगे, अलकनंदा का कोट करोगे। इनकी जैसे आपकी जो आपकी नदियां हैं जो हिंदों से निकलती है उनका आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। और जो राज्य की क्या करती है, राज्य की आपकी लगभग 80% जो जल आपूर्ति आपकी है उसकी सिंचाई वगैरह हो गई, जो पेयजल हो गया, इन सब के लिए क्या है ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका जो हाइड्रो पावर में आपका हो गया, तो हाइड्रो पावर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। जिसमें क्या है आपका जैसे टिहरी डैम से संबंधित चीजें आपकी है, तो वहां के लिए भी पानी इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो परियोजना है आपकी हिम नदी जल पर निर्भर है। हिम नदी है, अब जल तो नदी से है ना, और नदी कहाँ से आ रही है, और फिर ग्लेशियर से आ रही है, तो इस चक्कर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसका हो जाता है। और जब यहाँ देखोगे तो हाइड्रो पावर आप देखोगे, और हाइड्रो पावर में आप आओगे तो आपको पता ही होगा कि 30% जो आपकी राज्य की जो आपकी वो है बिजली है उसका उत्पादन आपको इसी में से होता है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ये तो हो गया आपका महत्व। चुनौतियों के बारे में बात करें तो चुनौती क्या है भाई, चुनौतियों के संदर्भ में किस तरीके से आप समझोगे कि जो हिमनतों के संबंधित चुनौती क्या है। तो सबसे प्रमुख जो चुनौती आपकी है जो मानव विकास के अलावा जो जलवायु परिवर्तन या जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब क्या है आपकी, ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई आपकी जो प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग है आपका, इससे हम अक्सर कोट कर देते हैं यहाँ पे ग्लोबल, आपकी जो वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ वो ऐसा रहा है कि आपका जो तापमान है वो तापमान आपका बढ़ता जा रहा है। तापमान जितना जितना बढ़ेगा, अगर तापमान आपका जितना बढ़ेगा उससे क्या होगा, उससे आपके जो ग्लेशियर होंगे राज्य के वो पिघलेंगे भारी मात्रा में, भारी मात्रा में पिघलेंगे। तो हाल अगर देखोगे तो वर्तमान में 20 से 25% तक जो अपने ग्लेशियर उत्तराखंड के वो सिकुड़ चुके हैं, ठीक है। इनका जो रिट्रीट रेट है आपका वो 15 से 20 मीटर प्रति वर्ष है, ठीक है। ये इसमें आपको देखना होगा। इसके अलावा जो पिघलेंगे तो इससे क्या होगा, तो भाई जो ब्लैक कार्बन है इसमें तो आपका संजीव जो औद्योगिक विसर्जन से और जो मानवीय गतिविधियों से जैसे सड़क निर्माण हो गया, आपका जो डिफॉरेस्टेशन हो गया, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हो गए, वो उनके पिघलाव को तेज करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये पिघल गए तो क्या होगा, एक तो पिघलेंगे तो भारी मात्रा में पानी आएगा, तो बाढ़ जैसी समस्या आपके पास आएगी। जो पहाड़ जो बर्फ आपका जो ये जैव विविधता है इसमें यहाँ की उसको खतरा हो सकता है, ठीक है। उन बर्फों में आप क्या है कि लंबे समय से जो ग्लेशियर में क्या होता है कार्बन संचित आपका रहता है, ठीक है। तो वो भी आपका जो है उसमें भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा, वो आपका रिलीज होगा, वो पर्यावरण में जाएगा। ये सब आपकी थोड़ा से महत्वपूर्ण आपके नुकसान उसमें हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख नुकसान आपने देख लिए कि क्या किसके नुकसान हो सकते हैं, मतलब चुनौती क्या क्या इनके सामने बनी हुई है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्या किसके परिणाम निकल सकते हैं। इसके अलावा क्या है, अभी हाल ही में जो आपने एक नए टर्म देखी होगी GLOFS, ठीक है, जो आपका ये है ग्लेशियर इसे हम कहते हैं। आपका जो ग्लेशियर आपका हो गया, आपका ये एल से लेक हो गया, ओ से आपका आउट बर्स्ट हो गया, ठीक है, बर्स्ट हो गया, ठीक है, बर्स्ट में आउट बर्स्ट हो गया, और फ्लड हो गया, बाढ़ हो गई, ठीक है। यानी क्या है कि इसका खतरा बढ़ गया है, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे होता ये कि एकदम से आपका जो आपका ग्लेशियर जो झील बनी होती है,
तो जब उसके पिघलने की दर जब ज़्यादा बढ़ जाती है उन बर्फ़ की, तो जहाँ पे जो झील आपकी जो नेचुरल रूप से बनी होती है उसका वो फट जाती है, वो टूट जाती है, और जिससे फिर क्या होता है, एकाएक आपका जो आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति है वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? इसको थोड़ा सा याद रखना है। और जो 2021 का जो चमोली में जो आपका ये फ्लड आया था ना, चमोली में जो फ्लड आया था आपका 2021 में, जो नंदा देवी ग्लेशियर का जो ब्रेक था वो टूटा था, नंदा देवी जो ग्लेशियर का ब्रेक टूटा था, तो वो उसी का जीएलएफओ का उदाहरण था, ठीक है? जिसमें भारी मात्रा में यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई थी और जान माल की हानि हुई थी। इसके अलावा अन्य चुनौतियाँ, अब अन्य चुनौतियों में आप देखो तो जल की कमी हो जाएगी भाई, इससे जल की कमी होगी तो आप जब देखोगे तो सूखा पड़ना जैसी चीजें भी पड़ेंगी, सूखा वगैरह पड़ेगा तो आपकी फसल, आपका उत्पादन, कृषि क्षेत्र आपका प्रभावित होगा, ये प्रभावित होगा तो आपकी जो जनमानस है, अकाल जैसी स्थिति आपकी पड़ सकती है। इन सब चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जैव विविधता आपकी होगी, ठीक है, उसको हानि होगी, जो प्रजातियां उन क्षेत्रों में रहती है वो माइग्रेट कर सकती है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपदाएं आपने देखी तो हिमस्खलन जैसी आपदा आपकी हो गई, उसको ज़रा देख सकते हो आप, ठीक है? अभी जिनमें हिमस्खलन हुआ था, सत्यपाल कंसाल जी का देहांत भी हो गया था, बादल फटना हो गया, तो ये सब क्या है, ये उन्हीं सब का परिणाम है, ठीक है? तो इन सब बातों को आपको जो है चुनौतियों के अंदर अपनी चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है? अगला है इसके संरक्षण से संबंधित चीज़ें, कि भाई कंजर्वेशन आप जब बात करोगे कि इनके संरक्षण संबंधित चीज़ें क्या हैं, तो संरक्षण के उपाय ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो भाई हम वैज्ञानिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है? इसरो की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? जीबी पंत आपका इंस्टीट्यूट है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट जो ट्रैकिंग है वो हम कर सकते हैं, ठीक है? उत्तराखंड एक्शन जो प्लान है आपका, उत्तराखंड एक्शन प्लान जो आपका है किसमें, ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूपी ए, सॉरी, UAPPC, ठीक है? इसके तहत क्या है? इसके तहत हम चीज़ों को मदद कर सकते हैं, आपकी जो सैटेलाइट ट्रैकिंग वगैरह हो गया, जो बाकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो गई, वन रोपण हम कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो डिफॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं उसको रोक सकते हैं हम, ठीक है? इसके हो गए। इसके तहत जो आपका मनरेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मनरेगा की जो स्कीम है उसका उपयोग कर सकते हैं, जो आपका कैंपा फंड है उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके जो फंड्स उन्हें मिलते हैं इनके जरिए, इनका उपयोग हम वो संबंध में कर सकते हैं, उत्तराखंड के जो आपके ग्लेशियर वाले क्षेत्र हैं उनमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे अलग से इम्पोर्टेंट जो एक जो चैलेंज आपका बना हुआ है, आपको जो टूरिज्म वाला है, तो उससे भी क्या है कि जो इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं आपके ग्लेशियरों पे, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सतत, आपका जो सस्टेनेबल जो टूरिज्म है, सतत पर्यटन के रूप में हम कह सकते हैं कि सतत पर्यटन यानी कि जो हिम्मत वाले क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, हिम्मत वाले क्षेत्र में वहाँ पे पर्यटकों की एक सीमा निर्धारित कर दी गई, पर्यटकों की सीमा निर्धारित कर दी गई, जैसे कि इको फ्रेंडली आपको टूरिज्म हो गया, ट्रैकिंग हो गया, इन सबको बढ़ावा देना है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट जैसे ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ भी आपको समय समय पर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि कितना कचरा वहाँ जमा हो चुका है, जो मानव जो हस्तक्षेप वहाँ बढ़ रहा है, जो पर्यटन का जो व्यावसायीकरण हो गया वहाँ, उसके कितने भारी मात्रा में नुकसान आपके निकल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि आपका EIA जो एनवायरमेंटल आपका जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको अनिवार्य कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हम प्रयास कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो हम सपोर्ट हम ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपका जो प्रयास वगैरह हो रहा है इस संबंध में, जैसे कि आपका पेरिस एग्रीमेंट का हो गया, आपका पेरिस आपका एग्रीमेंट हो गया, ठीक है? पेरिस एग्रीमेंट के साथ हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं, का जो हमारे प्रण है उस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने संबंधित। इसी के साथ साथ हम राज्य स्तर पर जो आपका SDRF है, जो आपका NDRF है, ठीक है, तो SDRF और NDRF के तहत भी हम क्या है कि जो डिजास्टर आपका जो प्रिपेयरनेस है, डिजास्टर प्रिपेयरनेस है, या कि जो अफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों के हम उसमें शामिल कर सकते हैं। तो जब आपको संरक्षण के बारे में सवाल है तो किस तरीके से कर सकते हो, या तो इस तरीके से आप कंप्लीट एक बारे में बता दो, या फिर क्या कर सकते हो, अलग वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आप बता दें कि संस्थागत प्रयास का कर सकते हैं कि हम संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, जो संस्था उत्तराखंड में चल रही है तो उनका यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ नीतियों के आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो नीतियाँ सरकार के द्वारा बनाई गई इस संबंध में, कुछ योजनागत आप बता सकते हो कि योजना क्या लाई गई हो गया, और अन्य प्रयास में आप दे सकते हो कि आप जागरूकता अभियान जो हो गया, जो अन्य स्कीमें या जो अन्य प्रयास वगैरह किए गए हो, इसमें भी इस तरीके से आप जो संरक्षण का जो उपाय है उसे भी आप कर सकते हो। तो ये तो आपका हो गया हिम्मत वाला,
तो हिमनद आपको पता है कि आपको एंड में आपको पता है कि हिमनद जो क्या है, उत्तराखंड की एक जीवन रेखा है हिमनद। इसे आसान में मत लो, ठीक है, इससे हल्के मत लेना। ये जीवन रेखा है उत्तराखंड की। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज से क्या हो गया कि उत्तराखंड के जो ग्लेशियर है ना, वो भाई बहुत भारी मात्रा में खतरे में है, ठीक है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको इन सब डायमेंशन को जो आपको वो कवर लेके चलना है हिमनद वाला, ठीक है। तो हिमनद में हम इस तरीके से आपका लेके चलेंगे, किस तरीके से आपको टॉपिक कवर करना है, ठीक है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने अभी देखा आपका जो हिमनद था। अब दूसरा इसमें जो टॉपिक आपका है वो है झीलों का, कि झीलों से संबंधित हमें चीजें ये देखनी। तो जो पेपर टू का ये आपका टॉपिक है झीलें, ये आपका जो आपका हिमनद और जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और राज्य का आपका जो भूगोल वगैरह हो गया, पर्यावरण आपका हो गया, आपदा प्रबंधन, इस वाले सेगमेंट से आपको देखना होता है। अब इसमें आपको देखोगे तो इंट्रो हो गया, झीलें क्या है, एग्जाम्पल हो गया, इंपॉर्टेंट झीलें हो गई, चैलेंजेस क्या क्या हैं, और संरक्षण या कंजर्वेशन की बात की जाए तो उनसे संबंधित आपको चीजें इसमें देखनी पड़ेगी मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका वही, ठीक है, ठीक है, झीलें, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये आपका इंट्रो हो गया है, इसमें हम जो चीज देखने वाले हैं, ठीक है। अब पहला वो बोल रहा है कि झीलें क्या है। जब वो बात करेगा, जब हम बात करेंगे झीलें क्या है, झीलों से आप क्या समझते हो। तो झीलें क्या है भाई, एक क्या है, स्थिर जल निकाय है आपका। झील क्या है, एक स्थिर जल निकाय है। क्या है, स्थिर जल निकाय है, जो क्या है, चारों ओर से क्या आपका जो भूमि से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें जो मीठा या खारा पानी होता है, ठीक है। और उत्तराखंड के संदर्भ में हम बात करें तो उत्तराखंड में जो झीलें आपकी हैं, वो आपके जो हिमालयी क्षेत्र हैं उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। और इसका जो आपकी जो निर्माण आप देखोगे, जो भौगोलिक जो प्रक्रिया वगैरह होती है, उनसे क्या है, इनका निर्माण आपको देखने को मिलता है इन झीलों का, ठीक है। और वैज्ञानिक रूप से अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक रूप से आप देखोगे, वैज्ञानिक रूप से आपके एक जल संचय क्षेत्र है आपका, ठीक है। जल संचय क्षेत्र है जो क्या है कि वर्षा हो गया, हिमनद पिघलाव हो गया, या भूजल के कारण जो आपका वो बढ़ते जाती है, और ये झीलें, ठीक है। अब प्रकार की बात की जाए तो प्रकार में जब हम आएंगे, हम झीलें ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपका देखोगे तो आपकी होती है हिम नदी झीलें, ठीक है, हिम नदी है झीलें। सेकंड आपकी जो झीलें होती है वो होती है आपकी टेक्टोनिक झीलें, टेक्टोनिक झीलें। और तीसरा आपका जो होगी वो होगी मानव निर्मित झीलें, ठीक है। तो जो हिम नदी आपकी जो हिम आपकी जो झीलें हैं, हिम नदी झीलें, तो ये हिम नदों आपकी जो ग्लेशियर है उनसे आपकी बनी हुई होती है। जो टेक्टोनिक आपकी झीलें होती हैं, वो आपकी जो भूकंप वगैरह जो घटना वगैरह हो गई, कोई जो भूगर्भीय हलचल आपकी हो गई, उनके कारण जो आपका परिवर्तन आता है भौगोलिक संरचनाओं में, फिर उनका जो आपका इन झीलों का इसमें आपका निर्माण होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो नैनीताल का। मानव निर्मित आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हो टिहरी झील का, ठीक है। तो ये मानव मेड होती है, होम मेड होती है, ह्यूमन मेड होती है, जो आपके डैम जैसे आप जैसे लेते हो उसके संदर्भ में आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ आपकी प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। उत्तराखंड जो झीलों की भूमि के रूप में हम देख सकते हैं, उत्तराखंड में भारी मात्रा में बहुत संख्या में आपकी झीलें पाई जाती है। कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, समान रूप से आपको दोनों आपके मंडल में झीलें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये झीलें आपकी जो है राज्य की आपकी जलवायु हो गई, आपकी जो राज्य की जो इकोसिस्टम आपका हो गया उस पर एक इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। और उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो आपका निभाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब प्रमुख झीलें थोड़ा देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी प्रमुख झीलें आपके पास है, ठीक है। तो नैनीताल झील सबसे पहले आपको पता ही है कि नैनीताल झील आपकी होगी सबसे प्रमुख है, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्रकार की झील है भाई, या कोई भी पता है ये। इसका जो क्षेत्रफल आपका है 1.4 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का क्षेत्रफल है। पर्यटन के हब के रूप में है, ठीक है। तो पर्यटन की जब ये पर्यटन के रूप में आपका बना हुआ है, तो जो नैनीताल की आपकी अर्थव्यवस्था है, वहाँ के लोगों का जो रोजगार है, इससे आपका सारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। उनको इससे रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो भीमताल आपकी जो झील हो गई, वो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये प्राकृतिक झील आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लगभग 1.7 किलोमीटर क्षेत्र इसका आपका वर्ग क्षेत्र इसका हुआ है, ठीक है। इसमें एक द्वीप भी आपको देखने को मिलता है बीच में, ठीक है। इसके अलावा आप जब बात करेंगे तो टिहरी झील की बात आप कर सकते हो। टिहरी झील में आप देखोगे तो ये क्या है, ये टिहरी गढ़वाल में एक मानव निर्मित सर्वाधिक बड़ी झील है आपकी, ठीक है। इसको आप देखना है टिहरी डैम से बनी हुई है। इसके अलावा जो रूपकुंड आपकी जो झील हो, इसका महत्वपूर्ण आपका एक इतिहास रहा है, उसका आप उल्लेख कर सकते हो। ये चमोली में स्थित है, ठीक है। इसमें जो रहस्यमय कंकाल का आप लिंक क्या जोड़ सकते हो। इन सब चीज़ों के अलावा आपके जो धार्मिक महत्व, सिख तीर्थ, ये सब चीज़ों को आपको देख इसमें सकते हो।
आप नैनीताल हो गया, चमोली हो गया, आपका रुद्रप्रयाग हो गया, आपका जो पिथौरागढ़ हो गया, इन सब जिले जो है आपके प्रमुख है, वहाँ पे आपकी झीलें ये आपकी फैली हुई है। ठीक है, अब ये क्या करती है भाई, नदियों को आपको पानी प्रदान करती है, नदियों को पानी प्रदान करती है आपकी। ठीक है, आपका इसके अलावा जो एक कह सकते हैं कि सिंचाई व्यवस्था हो गई आपका, जिसमें मत्स्य उत्पादन वगैरह जो हो गया, उन सब चीज़ों को आप जोड़ के इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिकली आपका एग्जाम्पल है कुछ प्रमुख झीलों का। ठीक है, अब आपका जो आता है वो आपका है महत्व इन झीलों से संदर्भ। ठीक है, तो हम जब महत्व की बात करेंगे तो वो थोड़ा देख लेते हैं कि महत्व क्यों है। तो हम जब सबसे पहले इसका उल्लेख करेंगे तो झीलों का आपका महत्व आपको पता है कि महत्व इसका जो है बहुत विविध है, बहुत बहुआयामी है। ऐसा नहीं कि इसमें एक ही काम आपका हो रहा है, इसमें सिंचाई भी हो रही है, पेयजल इससे निकल रहा है, आपका जो मत्स्य उत्पादन इसमें हो रहा है, उसकी जो आपकी जलीय जो विविधता है आपको उसमें एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। तो बहुत तरीके से आपका जो बिजली उत्पादन आपका हो रहा है। तो ये आपका क्या है कि महत्व इसका विविध आपका जो इसका महत्व आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जल संसाधन के रूप में आप देख सकते हो। अगर हम देखें तो जल संसाधन के रूप में आपने देखा भाई, तो ये क्या करती है, ये झीलें आपकी जो भूजल है आपका उसे क्या करती है, उसे पुनः आपका रिचार्ज कर दी है। ठीक है, इसे आपका पुनः रिचार्ज करती है। नदियों का आपको पानी वगैरह दे रही है, ये नदियों को क्या दे रही है, पानी दे रही है, इसको आपको देखना है। इसके अलावा जो आपका हाइड्रो पावर आपको जो बिजली उत्पादन के लिए आपको जो डैम वगैरह है, उसके लिए आप इसका जो इनका जो उत्पादन आप इनका जो महत्व है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको आप देख सकते हो। इसके अलावा क्या है, आप पर्यटन की दृष्टि से आप देखो कि पर्यटन के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपका नैनीताल हो, भीमताल हो, उससे आपकी जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको ज़्यादा मजबूती मिल रही है, ज़्यादा उसको सपोर्ट सिस्टम एक हिसाब से मिल रहा है। भीमताल और जो उसको नैनीताल इस सालाना करोड़ों की आपकी जो आय होती है झीलों की वजह से आपके झीलों को होती है। इसके अलावा आप देख सकते हो, तो पर्यटन के अलावा पर्यावरण का लिंक यहाँ पे जोड़ो भाई, कि पर्यावरण में यहाँ जो आपकी जैव विविधता बनाने के लिए महत्वपूर्ण आपका एक लिंक आपका बैठाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पर्यावरण के संदर्भ में आप देख सकते हो कि जैव विविधता के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली आपका हो गया, पक्षी आगे हो गया, आपके जो प्रवासी आपके पक्षी हो गए, मुनार हो गया, एक जलवायु मॉडरेशन शीतलता प्रदान, सांस्कृतिक महत्व आप दे सकते हो, हेमकुंड जैसा धार्मिक आपका जो महत्व आपका वो है, झील आपकी जो है उसका उपयोग कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो कि भाई इसका धार्मिक और जो सांस्कृतिक महत्व आप उसका उल्लेख यहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो महत्व के संदर्भ में बहुत ज्यादा इसका महत्व आपका दे सकते हो। तो कुल मिलाकर हम देखें तो कुल मिलाकर जो झीलें आपकी है, ठीक है, तो वो झीलें जो आपकी है, इकोनॉमी आप देखोगे, इकोनॉमी आपकी होगी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पर्यावरण आपका हो गया। ठीक है, जल सुरक्षा आपका हो गया। इन सब चीज़ों में क्या है, आपकी एक पूंजी क्या उपयोग करती है। ठीक है, और राज्य में बात की जाए तो जो हिमनदी झीलें हैं उनकी संख्या आपने देखी है कि लगभग 1290 से आसपास आपको। अब आता है सबसे बड़ा इसमें चैलेंज क्या क्या है। ठीक है, अब जब हम बात चैलेंज की करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रमुख आपको चैलेंज देखने को मिलते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको मिटा के पेन कर देता हूँ चेंज। ठीक है, तो अब आते भाई की बात इसमें चैलेंज की, देखिए कि क्या क्या वर्तमान समय में इन झीलों से संबंधित आपकी चुनौतियां बनी हुई है। तो चुनौतियां प्रमुख आप देखोगे तो जलवायु परिवर्तन से बनी हुई है, जो मानव दबाव इस पे बढ़ रहा है उसको लेके होता है। तापमान आपका बढ़ रहा है, इसमें आप देखो तो क्या होगा, झीलें फैल रही है, झीलें सिकुड़ रही है। 2013 से लेके और 2023 तक क्या है कि आपका जो है 1.9% संख्या और क्षेत्रफल की बात की जाए वृद्धि, यानी अगर हम बात की जाए तो 2013 से लेके और 2023 तक जो आपका 8.1 क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, क्योंकि जो झीलें आपकी है वो सूख रही है, उनका पिघलाव हो रहा है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हो। इसके अलावा जो पानी में उतनी वृद्धि हुई है उन झीलों की। ठीक है, तो इन बातों का आप देख सकते हो कि तापमान जितना बढ़ेगा झीलें उतना सूखेगी। अगर झीलों के संदर्भ में, अगर जलवायु आपका हिमनद के संदर्भ में देखोगे तो वहाँ की बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो वापस झीलों में आएगी। तो आपका जो एक लिंक कैसे आपको देखना है कि किस तरीके से हिमनद में किस तरह से प्रभाव डाल रहा है और झीलों में आपका किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, इसके अलावा GLOF का जो खतरा है आपका भाई वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसको आपको देखते रहना है। ठीक है, झील फटने से आपका क्या होगा कि भाई बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। 2013 में जो आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा, उसको आपको थोड़ा लिंक करना है, यहाँ किस तरीके से आ सकता है। प्रदूषण यहाँ का बढ़ रहा है। ठीक है, टूरिज्म आपके जो पर्यटन जितना ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे टूरिज्म से आपका कचरा उतना ज़्यादा आएगा, कचरा उतना आएगा तो आपका जो जलीय क्षेत्र है आपके वहाँ क्या होगा, यूट्रोफिकेशन आपका जो यूट्रो आपका फिकेशन जो होता है आपका जलीय पोषण आपके पोषण तो आपकी जो
बढ़ता है वो आप उनकी संख्या आपकी बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा हम जब अलग चैलेंज देखें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके सामने वो है मानव, ठीक है। तो जो मानवीय चुनौतियों के रूप में आप देखोगे तो मानवीय चुनौतियां भी वर्तमान समय में झीलों के सम्मुख एक भारी मात्रा में बनी हुई चीजें हैं, इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना। जैसे क्या है, अनियंत्रित आप निर्माण कर रहे हो भाई, अनियंत्रित आप निर्माण कर रहे हो, जो डैम प्रोजेक्ट हैं उनसे एक आप प्रभाव डाल सकते हो, उन पे इम्पैक्ट दिखा सकते हो, झीलें उनसे सिकुड़ रही है, जैव विविधता को भाई हानि हो रही है, इसका कह सकते हो। तापमान बढ़ता है तो आपकी जो प्रजातियां हो रही है वो प्रभावित हो रही है, जो आपका फ्लैश फ्लड आ रहा है, जो भूस्खलन आपका आ रहा है, फ्लैश फ्लड का उल्लेख कर दिया, भूस्खलन का उल्लेख कर दिया, ठीक है। तो इन सब से चीजों से जो देखिए आपकी चुनौतियां हैं वो आपका चैलेंज के रूप में आप देख सकते हो, ठीक है। अब चैलेंज आपने देख लिया, तो भाई अब आपका सवाल आता है कि संरक्षण किस तरीके से इसमें किया जाए, कंजर्वेशन के लिए क्या तरीके अपनाए जाए जो झीलें आपकी सुरक्षित हो, ठीक है। तो वही आपको वैज्ञानिक मॉनिटरिंग करनी है भाई, ठीक है। वैज्ञानिक मॉनिटरिंग आपको करनी है, इसरो के सैटेलाइट की आपको हेल्प लेनी है, ठीक है। GLFO आपकी जो ट्रैकिंग है वो आपको करनी है, झीलों की आपको इनकी समय समय पर देख रेख करनी है। जो उत्तराखंड एक्शन आपका प्लान क्लाइमेट चेंज वाला है उसको लागू करना है, इसके तहत आपको प्रदूषण नियंत्रण करना है, ठीक है, इसको आपको देखना है। पर्यटन सीमा जो आपकी है उसे आपको निर्धारित करना है, आपका जो कचरा प्रबंधन है उस पर आपको काम करना है, ये आपका हो गया। जैसे कि एक नैनीताल जो लेक अथॉरिटी है वो करती है अपना कचरा प्रबंधन, ठीक है। वन रोपण से संबंधित आप काम कर सकते हो, मनरेगा को इसमें डाल सकते हो, कैंपा फंड को इसमें डाल सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आप इस तरीके से आप जो कंजर्वेशन के रूप में आप इसमें कर सकते हो। तो आपकी झीलों के रूप में आपने कितना कुछ देखा, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से। अब आपका अगला टॉपिक है वो आपका जलवायु परिवर्तन का है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो एक बार सिलेबस हम देखते हैं, ठीक है, सिलेबस हम की बात करें अगर, तो सिलेबस यहाँ पे आप देखो जलवायु परिवर्तन, ये पेपर है आपका उत्तराखंड स्पेसिफिक टू। तो जलवायु परिवर्तन जो हम देखेंगे वो उत्तराखंड स्पेसिफिक देखेंगे, ठीक है। बाकी जब मेंस का अलग हम GS 1 to 3 कवर कर रहे होंगे तो वहां भी हम जलवायु परिवर्तन देखेंगे, वो हम नेशनल लेवल के संदर्भ में देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक, ठीक है। तो जलवायु जो परिवर्तन है आपका क्लाइमेट चेंज आपका उत्तराखंड स्पेसिफिक है, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन आपका, मुख्य कारण क्या है, प्रभाव क्या है, सरकारी पहल क्या हुई, चैलेंजेस क्या क्या है, आपके समाधान क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, आपका कंक्लूजन क्या है। प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या है, कृषि व आजीविका पे क्या क्या है, जल संसाधन पे क्या है, समाज और आपका जो जनजीवन उस पे क्या है, जो जैव विविधता पे क्या है, और जो पर्यटन और अर्थव्यवस्था है उस पे क्या है। इस तरीके से हम इस चीज को देखने वाले हैं, टॉपिक को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रो है आपका, ठीक है। तो आपको पता है भाई उत्तराखंड आपका एक हिमालयी राज्य है, पता है ना। इसकी भौगोलिक स्थिति आपको पता ही है कि भाई ऊंचाई, ढाल, जलवायु और विविधता है, वो इस जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए बेहद संवेदनशील आपको बनाती है उत्तराखंड को इसकी स्थिति के अनुरूप के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ जो आपका है 65% से अधिक की बात की जाए तो वो जो क्षेत्र आपका है क्या है, वन आच्छादित है। वन से आच्छादित क्षेत्र आपका लगभग 65%, जिसमें आपका है अनेक आपकी नदियां हैं, ग्लेशियर हैं, और आपका है भूग्याल, ठीक है। तो इस बात को तो सबको जानते रहना है कि जो 65% से आपका जो क्षेत्र अधिक क्षेत्र यहाँ का है वो नक्शाली क्षेत्र है, यहाँ आपका ग्लेशियर है, नदियाँ, बुग्याल है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज उत्तराखंड जब बात कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या फर्क पड़ेगा, एक पर्यावरणीय संकट हो गया, इसके अलावा जो सामाजिक हो गया उसमें, और उसके बाद जो आपका आर्थिक हो गया, और फिर आपका सांस्कृतिक संकट है। तो आपका जो क्लाइमेट चेंज उत्तराखंड में ना, वो पर्यावरण भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, और आपका जो संस्कृति या फिर सांस्कृतिक संकट के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। मुख्य कारण की बात की जाए तो सबसे पहला कारण आपको पता ही होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसको आपको बताना है। इसके साथ आप बताओगे जो ग्रीन हाउस गैसेज आपके हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उनको आपको बताना है, ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरे की अगर बात की जाए तो आपको जो स्थानीय स्तर पे क्या है भाई समस्या, कारण क्या है, तो इसमें आज जब देखोगे तो एक तो वनों की आपकी हो रही कटाई अंधाधुंध, ठीक है, चारागाह का आपका दबाव बढ़ रहा है, इसको आपको तो देखना है। बांध बन रहे हैं बड़े बड़े, हाइड्रो पावर आपके बन रहे हैं बड़े बड़े, इन बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
इसके अलावा अनियंत्रित आपका जो पर्यटन आपका राज्य में चल रहा है वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो तीर्थ यात्रा अनियंत्रित हो चुकी है उसके ये एग्जाम्पल इसका हो गया। इन दोनों के अलावा जो पर्यटन और जो तीर्थ यात्रा है उसका जो व्यावसायीकरण किया गया है वो भी एक आपका एक रीजन यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। शहरीकरण की बात की जाए, शहरीकरण आपका देहरादून आपका हो गया, हल्द्वानी हो गया, आपका ऋषिकेश हो गया, तो इनका विस्तार करना। देहरादून में आप देखोगे तो सहजदा एक रोड है जो क्रॉसिंग से लेकर शहजाद तक जाती है, तो वहाँ आपका 1-1.5 साल पहले बहुत सारे पेड़ होते थे बीच रोड में और आसपास। लेकिन आप अगर आज वहाँ जाओगे तो आपको समतल बिल्कुल मैदान लग रहा है, ऐसा लगेगा नहीं कि वहाँ एक झाड़ी भी, एक पौधा भी वहाँ पे कभी रहा होगा, समझो। इसके अलावा जो पर्वतीय ढाल आपके हैं, आप मसूरी जैसे, नैनीताल जैसे आप हिल एरिया देखो, वहाँ क्या है कि अभी जो पर्वतीय ढाल वगैरह है वहाँ आपका जो विकास आपका हो रहा है, वहाँ आपका जो निर्माण हो रहा है वो आपका हो रहा है अवैज्ञानिक आपका निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बात को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ये आपके मुख्य कारण होंगे। अब बात आएगी प्रभाव की। भाई प्रभाव किस तरीके से, तो प्रभाव की जब हम बात करेंगे तो प्रभाव आपका जो होगा, तो एक तो हम सबसे पहले देखें प्राकृतिक प्रभाव क्या आपका, जो प्राकृतिक पर्यावरण है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपका जो है ग्लेशियरों का पिघलना आप ऐड करोगे, ठीक है, ये हो गया। इसमें गंगोत्री, पिंडारी, मिलम ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। बर्फबारी का पैटर्न में आपका जो है एक बदलाव टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी गर्म बर्फ पड़ रही है। बादल फटना आपकी हो गया, इसको आप ऐड करोगे। तो अतिवृष्टि आप इसको ऐड करोगे। इन सब चीज़ों को ऐड करोगे आप, जो उसका पर्यावरण आपका पर्यावरण है उसमें। इसके अलावा जो भूस्खलन आपका हो गया, जिसमें अरगंदा, मलबा, सड़कों का आपका दौराली का भूस्खलन अभी हुआ था, उसका ले सकते हो। बादल फटना आपका एग्जाम्पल आप केदारनाथ का डाल सकते हो, धारचूला जो सीमेंट का डाल सकते हो, ठीक है। अगला ये बोल रहा है जो कृषि और आजीविका की बात कर रहे हैं। अब कृषि आजीविका में अगर ध्यान से आप देखोगे तो जो सेब जैसी आपकी जो बागवानी फसलें हैं ना, इनको अब भी जो क्या किया जा रहा है, इनको ऊंचाई पर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है और अधिक ऊंचाई पे ने अपना मतलब उगाया जा रहा है। यानी कि जिस तापमान जो मौसम अनुकूल इन्हें चाहिए वहाँ उन्हें मिल नहीं रहा है, इस चक्कर से क्या है इसे उन्हें ऊंचाई वाले स्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है उनकी खेती को। मोटे अनाज की बात की जाए तो मोटे अनाज पर देख लो आप, तो मोटे अनाज को देखोगे तो मोटे अनाज में आपका मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, इनकी खेती पर भी क्या है संकट आपका मंडराने लगा है। इसके अलावा कृषि वाले में तो जो वर्षा आधारित आपकी जो कृषि प्रणाली थी ना, वर्षा आधारित आपकी जो कृषि थी, वर्षा आधारित जो आपकी कृषि थी, उसमें क्या है आपकी असफल होगी, ठीक है। और जब असफल होगी तो आपका जो प्रवासन है उसमें आपका बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। सॉरी, मुझे मैंने चेक नहीं किया, माइक कनेक्ट नहीं था इसलिए आवाज़ थोड़ा सा गूंज के आ रही थी। अब माइक कनेक्ट हो चुका है तो अब आपको थोड़ा सा बेहतर आवाज़ आएगी। पहले की आवाज़ अगर आपको थोड़ा सा अजीब सी लगी हो, साफ़ नहीं हो रही, काफ़ी साफ़ वैसे है लेकिन थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आया होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आपकी आवाज़ जो प्रॉपर साफ़ आएगी, ठीक है। तो हम कृषि आजीविका पे देख रहे थे कि मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं उनकी खेती पर भी संकट बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो वर्षा आधारित आपकी जो कृषि है वो असफल होने से आपका जो प्रवासन है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी हुई है। जल संसाधन की बात की जाए तो आपके जब ग्लेशियर भाई साहब सिकुड़ रहे हैं, इनको आपको ध्यान देना है। अब ग्लेशियर आपके सिकुड़ेंगे तो आपका जो नदियों का प्रवाह होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, स्थिर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पारंपरिक आपके स्रोत थे, नदी नाला धारा वगैरह थे, जो नौला वगैरह थे, गूल वगैरह थे, वो सब क्या है आपके सूख रहे हैं, इनका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ग्रीष्म काल में तो ये आपकी जो संकट है आपका जल का संकट, ये थोड़ा और दीर्घ और ज़्यादा गहरा हो जाता है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समाज और जनजीवन की बात की जाए तो आपदा एक अहम हिस्सा बन गया है इसका। विस्थापन इसमें आप देख रहे हो, आपदा में थराली देख लो, आप जोशीमठ देख लो, विस्थापन कहाँ से कहाँ किस तरीके से किया जा रहा है। पलायन आपका हो चुका है इस चक्कर से, कई भूतिया गांव आपके पनप रहे हैं, इनको आपको समस्या के रूप में आपको सामने रखना है। पर्वतीय महिलाओं की बात की जाए तो जो पर्वतीय महिला हैं उन पे एक भारी मात्रा में आपका जो है वो बोझ पड़ा है इस चीज़ का। कैसे, जैसे जल आपका हो गया, ईंधन हो गया, चारा लाना हो गया, इन सब की जिम्मेदारी आपके इनके कंधों पे आ जाती है। जैव विविधता के संदर्भ में क्या है, तो जो इसमें आप देखोगे वो जैव विविधता के संदर्भ में आपका जो है जो औषधीय पौधे आपके हैं ना, औषधीय
पौधे आपके जो हैं, जैसे आपका हो गया एक जटामासी करके कुछ है, जटामासी आपका है, कुटकी आपका हो गया, अतीस आका हो गया। तो आपकी जो औषधीय आपके पौधे थे उन पे आपका जो संकट है वो भी आपका मंडरा रहा है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसके अलावा जो वन्य जीव आपके हैं, वन्य जीव में आपका हिम आएगा, आपका तेंदुआ आएगा वन्य जीव में, आपका जो कस्तूरी मृग है वो इसमें आएगा। तो इनके आवास जो है, इनके जो निकेत है, उन पे भी आपको जो प्रभाव, आपको इनके प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा जो बुग्यालों का संरक्षण वगैरह है उसमें भी आपको समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जैव विविधता में आपका इतना हो गया। फिर आपका बचता है पर्यटन और आपका ये अर्थव्यवस्था। पर्यटन और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो भाई आपदाएं आ रही है, तो आपदाओं से क्या हो रहा है, चार धाम आपके जो यात्रा है, आपदाओं से आपकी जो चार धाम यात्रा क्या है वो आपकी प्रभावित हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो इको टूरिज्म है आपका ना, इको टूरिज्म है, उसकी संभावनाएं भी इस वजह से थोड़ा सा जोखिम में आ जाती है। ठीक है, और जो हाइड्रो पावर आपके बने हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या पावर जो आपके बने हैं, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स आपके बने हैं वो भी आपके असुरक्षित सुरक्षित आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पर्यटन के मामले में, क्या क्या इम्पैक्ट उसमें पड़ा है। अब चौथा आपका आता है कि सरकारी पहलें, कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया है, क्या मेजर दिए हैं। तो इसमें हम जब बात करेंगे उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करके हम जाएंगे उत्तराखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर। तो उत्तराखंड जो आपका है, जो आपका क्लाइमेट चेंज सेंटर है आपका उत्तराखंड स्टेट का देहरादून में जो है, वो शोध और नीति निर्माण का काम कर रहा है भाई। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, शोध और नीति निर्माण का कार्य कर रहा है इस संबंध में। अगला हम देखेंगे तो आपका जो स्टेट एक्शन प्लान है, आपका स्टेट एक्शन प्लान जो आपका है किस पे, ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपका जो स्टेट एक्शन प्लान है आपका क्लाइमेट चेंज में 2011 का। ठीक है, ये हो गया, ये कि सरकारी पहले। आपका जो वन पंचायत मॉडल आपका हो गया, इसको आपका उल्लेख कर सकते हो यहाँ पे, वन पंचायत मॉडल आपका हो गया। आपका जो वनीकरण आपकी योजनाएं वगैरह हो गई, आपदा प्रबंधन आपकी जो नीति वगैरह हो गई, आपदा प्रबंधन आपका नीति हो गई। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं आपका जो सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी आपकी जो है, सतत पर्यटन नीति के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इसी के अलावा जो सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी आपका हो गया, जलवायु अनुकूल कृषि आपकी पहले आपकी होगी। ये सब क्या है, ये सब आपकी है सरकारी पहले, इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, अब है आपका चैलेंजेस, आपके चुनौतियाँ क्या हैं। तो सीमित आपका संसाधन है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, सीमित संसाधन है, बजट है सीमित, पर्वतीय आपकी जो भौगोलिक विशेषताएं, आपकी जो विषमताएं हैं, जो पर्वतीय भौगोलिक आपकी क्या है, बाधाएं हैं इसमें चुनौती के रूप में। स्थानीय समुदाय जो हैं उनकी सीमित भागीदारी है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक डेटा की कमी है आपकी, स्थानीय मौसम स्टेशन कम, डेवलपमेंट अवसर एनवायरनमेंट जो है उसका टकराव आपको देखने मिलता है, विकास बनाम पर्यावरण का आपको जो टकराव है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपकी चुनौतियाँ प्रमुख रूप से जो हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे थे। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है, समाधान क्या है, बेसिकली समाधान को भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देख लिया। अब जो अगला आपका जो बचता है सेकंड लास्ट, वो आपका वे फॉरवर्ड क्या है इस चीज़ के, भाई किसके समाधान क्या